चलो बातें नहीं, कोई डाउट है क्या किसी को? जल्दी बताओ, कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है आगे बढ़े फिर हम लोग। नहीं है ना? चलो, क्या पढ़ा था कल तुम लोगों ने? हम्म। अच्छा, मेरा जो पढ़ा है वही वाला है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, बातें नहीं करो। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, उसका हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? 2m कहां से आ गया? ये ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हमने फॉर्मूला देख लिया था, जी एम बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। आर कहां से लेना था? सेंटर से। ठीक, तो आगे हम लोग लिखते हैं, लिखो, वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा एक, जो हमें देखना है कि हमने क्या देखा कि g का फॉर्मूला है जी एम बाई आर स्क्वायर, और g ऑन अर्थ सरफेस पे जब हमने बात की थी तो वो कितना हो गया था? आर ई का स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर आ गया था। यहां तक हमने देख लिया था जस्ट सरफेस पे। अब अगर मान लो ये मेरा अर्थ सरफेस है, ये मेरा अर्थ सरफेस है, यहां से अब मैं कहीं हाइट पे जाऊं, मैंने h हाइट यहां से ऊपर चला गया। ठीक, तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर था, तो r की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि r हम लोग कहां से लेते हैं? सेंटर टू सेंटर। तो जब तक ये सरफेस पे था, ये छोटी हाइट थी, तब तक मैं बोल सकता था कि h की वैल्यू अगर बहुत ही छोटी है, मतलब लेस देन 10 किलोमीटर, h की वैल्यू कैसी है? लेस देन 10 किलोमीटर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता था? रेडियस ऑफ अर्थ था मेरा 6400 किलोमीटर। तो 6400 के कंपैरिजन में अगर 10 किलोमीटर के बारे में बात की जाए तो बहुत ही छोटा है या नहीं है? तो इस हाइट को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इतने हाइट तक जी का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, कितना? 10। जी की वैल्यू कितनी होगी? 10। बट अगर मैं बहुत ज्यादा हाइट पे चाहता जाऊं तो डिस्टेंस अब कंपेरेबल आने लगेंगे। कंपेरेबल जब आने लगेंगे तो ये वैल्यू क्या सेम आएगी क्या? अब ये वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो इसी का मुझे फॉर्मूला बनाना है कि क्या वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे जो g आ रहा है उसको मैंने g डैश बोल दिया, क्या बोल दिया? g डैश। तो g डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर यहां पे मैं देखूं तो इस पे जो फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाई m, फोर्स पर यूनिट मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं देखी तो ये मास ऑफ अर्थ चेंज हुआ क्या? मास ऑफ अर्थ तो वही है। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा जी एम तो सेम लिख दूंगा, डिस्टेंस के बदले अब क्या लिख दूंगा? टोटल, कि टोटल डिस्टेंस लिख दूंगा कि यहां से यहां की दूरी मान ली मैंने कितनी थी? आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, और h बढ़ गया, तो टोटल हाइट अब कितना हो गया? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरह से ये जी का फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखूं तो सिंप्लीफाई करके देखा मैंने, क्या किया कि मैंने यहां से आर ई कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? आर ई कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? जी एम, और यहां से आर ई कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 प्लस एच, और सबका होल एच बाई आर ई बच गया। एच बाई क्या बच गया? आर ई, और सबका क्या बच गया यहाँ पे? होल स्क्वायर। यही था ना? यहां से देखो, अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगी, आर ई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ई कट के क्या बचेगा? एच। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसको मैं और ऐसा लिख दूं
तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी एम, और ये स्क्वायर अलग अलग करके लिख देता हूं मैं, तो आर ई स्क्वायर, और यहां क्या बच जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वो तो 10 के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, है या नहीं है। तो अपना जो फॉर्मूला बन जाता है वो कौन सा फॉर्मूला बन जाता है कि जी डैश का फॉर्मूला बन जाता है जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। जल्दी से लिख लो ये फॉर्मूला। जी 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि जैसे जैसे ये h बढ़ेगा g की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। तो सरफेस के ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, कि एज वी गो अप द वैल्यू ऑफ g विल डिक्रीज, एज वी मूव अप फ्रॉम द सरफेस, एज वी मूव अप फ्रॉम द सरफेस, as we move up from the surface, the value of gravitational field will decrease, the value of gravitational field will decrease। तुम लिख लो बेटा, आपको खाने में बाद में ध्यान देना। as we move up from the surface, the value of gravitational field will decrease। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ये फॉर्मूला अपना याद रखने वाला फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला में इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके एक और फॉर्मूला बनता है जो इसका अप्रॉक्स्ड फॉर्मूला आता है। क्या आता है, अप्रॉक्स्ड फॉर्मूला। कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, ये लिख लिया क्या सबने। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो मेरा फॉर्मूला क्या आया, जी डैश की वैल्यू आ गई जी 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था कि g ऊपर जाता है तो कैसे लिखते हैं पावर को, माइनस में। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस एच बाई आर ई का पावर -2। अब हमें ये पता है कि अगर मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन पढ़ाया गया है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n है जब, और x की वैल्यू कैसी है, 1 से बहुत ही छोटी है, तो एक फॉर्मूला आता है बायनोमियल का, जो क्या कहता है कि ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स, की जो पावर है वो नीचे उतर जाता है। कब, जब x की वैल्यू बहुत ही छोटी हो। तो यहां पे भी अगर मैं बोलूं कि अगर ये h की वैल्यू कंपेयर, मतलब थोड़ी सी तो ज्यादा है बट उतनी ज्यादा नहीं है, 1 से छोटी है, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ही छोटी है, मतलब मैं अप्रॉक्स बोलूं, ऐसे रैंडम वैल्यू अप्रॉक्स दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा लिख दिया कि 500 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि 501 होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैं रफ आइडिया बता रहा हूं कि लगभग 500 किलोमीटर के आसपास के रेंज में है, तो भी 500 बटा अगर 6500 करूं तो 1/13 है। अरे है या नहीं है, 1/10 तक हम लोग क्या मानते हैं कि वैल्यू कैसी है, छोटी है।
1/10 तक हो तो भी वैल्यू कैसी मानी जाती है, छोटी। तो सेफ साइड करने के लिए मैंने बोल दिया कि h की वैल्यू अगर 500 किलोमीटर से छोटी है तो ये फॉर्मूला हम लोग बाइनोमियल का लगा सकते हैं, जहां पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, जी डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, ऐसा नहीं जी, और यहाँ पे ये -2 नीचे उतर जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 - 2h/RE। तो ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा क्या, नहीं। जब छोटा दिया गया है, सवाल में ऐसा बोला जाए कि हाइट इज स्मॉल, जब हाइट इज स्मॉल ऐसा सवाल में पर्टिकुलरली बोला जाएगा तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज हर जगह कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, छोटे हाइट के लिए भी बड़े हाइट के लिए भी सब जगह वैलिड है, बट ये फॉर्मूला ओनली वैलिड कहां पे है, जहां पे सवाल में लिखा गया है कि हाइट इज स्मॉल। तो ये बात लिख लो और यहां लिख भी लेना, ओनली वैलिड व्हेन इन प्रॉब्लम इट्स गिवन हाइट इज स्मॉल। ओनली वैलिड व्हेन हाइट इन द प्रॉब्लम इज गिवन स्मॉल। जब तक वो स्मॉल बोलेगा नहीं तब तक हम लगाएंगे नहीं, या फिर वैल्यू अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर लिखी हो तो भी लगा सकते हैं, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। 500 किलोमीटर से नीचे अगर दिखा रहा है तो भी डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, या फिर सवाल में बोला जाएगा कि हाइट इज स्मॉल। जैसे मान लो मैंने एक सवाल पूछा तुमसे कि मैंने सवाल ऐसा पूछ दिया कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, what will be acceleration due to gravity, what will be acceleration due to gravity at a height of, what will be acceleration due to gravity at a height of, at a height of twice of radius of earth, what will be acceleration due to gravity at a height of twice of radius of earth, twice of radius of earth from earth center, from center of earth, from center of earth, what will be acceleration due to gravity at a height of twice of radius of earth from center of earth। आ जाओ, कितना हो जाएगा देख के बताओ। G/9 आ गया क्या, कितना G/9 नहीं आ रहा क्या। तो ये भाई हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो h है वो कहाँ से है, ये फॉर्मूले में देखो ये h कहाँ से लिया गया है, h कहाँ से लिया गया है, फॉर्मूले में जो h लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, सरफेस से। तो यहां फॉर्मूले में लिख लेना h कहां है, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से वो h लिया गया है। अदरवाइज डायरेक्ट लगाना है तो ये r कहां से होता है, सेंटर से। r कहां से होता है, सेंटर से। तो यहां सवाल में क्या पूछा गया, एक बार तुम ध्यान से देखोगे तो सवाल में क्या पूछा गया है कि हाइट मेरी 2r है, बट कहां से, सेंटर से हाइट 2r है, यहां पे बॉडी है। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना होता तो h की वैल्यू में क्या लिखता, ये h होता ना, अरे होता या नहीं होता, तो h की वैल्यू कितनी हो जाती उस केस में, तो ये टोटल r है, ये यहां से यहां 2r है, तो h की वैल्यू कितनी बचेगी, r ही बचेगी ना। तो जब भी ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो ध्यान यही रखेंगे कि h इज सरफेस से हाइट, h क्या है, सरफेस से हाइट, ना कि सेंटर से हाइट। तो सेंटर से दिया गया है तो या तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लो, सेंटर से तो ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। अरे है या नहीं है, ये फॉर्मूला भी मैं लगाता तो डायरेक्टली में क्या लिखता, अगर ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगाता तो जी डैश की वैल्यू क्या लिख देता, जी एम अपॉन सेंटर से डायरेक्टली स्क्वायर कर दूंगा तो 4 होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या दिख लेंगे, जी एम बाई 4 RE², और ये वैल्यू किसके बराबर थी जी, तो G/4। या फिर अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना होता तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखता,
जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर, तो आर बाई आर का होल स्क्वायर। आर बाई आर काटेंगे तो कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा जी बाई 4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या इसमें ये फॉर्मूला में लगा सकता था? नहीं लगा सकता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कि सवाल में क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया है, ऊपर से बोला गया है कि रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में दिया गया है, तो रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में दिया गया है तो वो बड़ी वैल्यू है, तो वो फॉर्मूला हर जगह लगेगा। कोशिश हम लोग यही करेंगे कि हमेशा वही फॉर्मूला लगाएं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जी बाई 4 आ जाएगा, और वो नोट पॉइंट में जरूर लिख लेना कि ये जो h है इस फॉर्मूले में, क्योंकि बाद में ऐसे भूल जाओगे, ऐसा सवाल कोई पूछेगा तुम लगा दोगे ये फॉर्मूला और गलत करके आ जाओगे। तो h कहां से है, h इज हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो मैंने एक और सवाल पूछा, कि फाइंड द हाइट फ्रॉम सरफेस, फाइंड द हाइट फ्रॉम सरफेस, फाइंड द हाइट फ्रॉम सरफेस वेयर, find the height from surface where acceleration due to gravity, find the height from surface where acceleration due to gravity becomes half of its value, become half of its value which is on surface, surface का half हो जाए which is on surface, सरफेस पे जो वैल्यू है उसका हाफ कितनी हाइट पे होगा। फाइंड द हाइट फ्रॉम सरफेस, फाइंड द हाइट फ्रॉम सरफेस। तो ये उसका उल्टा सवाल है। पिछले सवाल में क्या पूछा था मैंने, h दिया था, g पूछा था। यहां सवाल में मैंने क्या दे दिया, g दे दिया, h पूछेगा। इसमें दो ही तो वेरिएबल है ना। अगर इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, ये तो मुझे पता ही है, ये तो मुझे पता ही है। एक वेरिएबल कौन सा है मेरा g, और एक वेरिएबल कौन सा है मेरा h। तो दोनों में से कोई एक चीज दी जाएगी, दूसरी चीज पूछी जाएगी। जैसे पहले सवाल में h दे के क्या पूछा गया, g की वैल्यू, इस सवाल में g दे के क्या पूछा जा रहा है, h की वैल्यू। तो दोनों में से हम लोग कर सकते हैं। करके बताओ कितना आ गया। अगेन ये फॉर्मूला लगा लूंगा क्या मैं, ये फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इस सवाल में भी कहीं लिखा नहीं है कि h इज स्मॉल। मुझे नहीं पता है, हो सकता है h स्मॉल में ही आ जाए, पर हो सकता है h बड़ा भी हो। तो जहां भी सवाल में नहीं लिखा रहेगा वो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, वो सच में टाइम पास के लिए फॉर्मूला लिखा है। कितना गया, 2/5 आ रही, देखते हैं 3 आ रही। थ्री आर तो मुझे गलत लग रहा है। ये देखो ना, ये 2r पे ही g/4 हो गया था, तो उससे और ऊपर जाते तो और कम हो जाता ना। वो तो कॉमन सेंस से मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कैसा, जितना ऊपर जाएंगे उतनी वैल्यू तो और कम होती। तो यहीं पे जब 2r पे, सेंटर से 2r मतलब r ऊपर गए थे तो g/4 हो गया था, तो g/2 तो उससे छोटा ही आएगा, ऐसे भी दिख रहा है मुझे। कितना, √2 - 1r। गुड। तो अगेन g डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, हाफ दी गई है। हाफ दी गई है मतलब कितना लिख दूं मैं, g/2। g डैश की वैल्यू दी गई है g/2, और g डैश का फॉर्मूला क्या होता है, g डैश का फॉर्मूला होता है g1 + h/r का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया मेरा। g से g कट गया, अरे है या नहीं है। तो
तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, यहां से मुझे ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। दोनों साइड मैंने रूट ले लिया, रूट ले लिया तो क्या आ गया, 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल्स टू √2। अरे है या नहीं है, तो h बाई आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √2 माइनस 1। तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √2 माइनस 1 टाइम्स r, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता था 0.4 r, है ना, 1.4 माइनस 1। है या नहीं है, अगर वही यही हाइट सेंटर से पूछी होती तो कितना हो जाता, 1.4 r, r जुड़ जाता ना उसमें, हाइट तो वही है, सेंटर से निकालनी होती तो एक आर को जोड़ देंगे। अरे कर सकते या नहीं कर सकते, अरे बोलो ना, बात समझ में आई या नहीं आई, दोनों दोनों तरफ के सवाल, कि एक सवाल में हाइट दिया जाएगा जी निकालना होगा, या फिर जी दिया जाएगा हाइट निकालना होगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम लोग, अरे बोलो, ये दोनों समझ में आ गए ना, अरे आ गए या नहीं आ गए, गुड। तो इसी दो तरह के सवाल आते हैं इसमें, क्योंकि दो ही वेरिएबल है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वेरिएशन ऑफ जी variation of g with variation of g with depth, वेरिएशन ऑफ g with डेप्थ, मतलब सरफेस के नीचे जाएंगे तो g किस तरह से वेरी होगा, इसके बारे में हमें देखना है। वेरिएशन ऑफ g with डेप्थ, वेरिएशन ऑफ g with डेप्थ, ये हो गया क्या, ये हो गया है ना। तो ये मेरा एक अर्थ सरफेस था, यहां से अगर मैं d डिस्टेंस नीचे चला आऊं तो यहां इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, तो इस पॉइंट पे कितना होगा मेरा जी, उसके बारे में बात करना है, इस पॉइंट पे कितना जी होगा। अरे क्लियर है या नहीं, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ के इस पॉइंट पे जी कितना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं अर्थ सरफेस को देखूं तो अर्थ सरफेस यहां तक बन गई, अरे है या नहीं है, तो ये इतना ही जो होगा मास वो इसके जी में काम करेगा, क्योंकि मैं एक चीज तुमको बाद में बताऊंगा कि स्फीयर के जो अंदर होता है, जो पॉइंट्स अंदर होते हैं, उसके कारण कितना आता है वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड, 0 हो जाता है। स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मैं अगर बोलूं कि इसके ऊपर वाले जो स्फीयर बन रहे थे वो यहां पे कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे क्या, सिर्फ कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा, जो यहां बचा हुआ है, जो इसके जो ये पॉइंट कहां हो जाएगा, उसके बाहर है। तो इतना ही मास सिर्फ क्या करेगा, यहां पे जी की वैल्यू को लाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो एक बार ट्राई करके देखो, इस पे तुम अपने दिमाग से जो भी फॉर्मूला लगाना है लगाओ, जी डैश की वैल्यू इस हाइट पे निकाल के देखो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैंने तुम्हें हिंट बता दिया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से सेंटर से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस डी। तो तुम दो तरीके से इसको निकाल सकते हो, या तो तुम डेंसिटी वाला फॉर्मूला लेके निकाल सकते हो, या फिर gm/r² के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। gm/r² का जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो ध्यान यही रखेंगे कि मास में टोटल मास ऑफ अर्थ नहीं लेंगे, कितने का मास लेंगे, जितना ये पोर्शन है उतने का मास लेंगे। तो निकाल के देखो, एक बार ट्राई करो।
आगे क्या? ये स्मॉल एम लिख दो इसको, तो टोटल मास नहीं है ना ये। हाँ, टोटल मास ये हो गया कैपिटल एम, तो इसका मास निकाल दो। इसको यहाँ पुट कर दो, ये पूरे चीज को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, आगे। तो अगर मैं एक ही लाइन में देखूं, एक ही लाइन में देखूं, डेंसिटी वाला फॉर्मूला मुझे पता है डायरेक्टली कि जी का फॉर्मूला क्या था। जी का फॉर्मूला था 4/3 कैपिटल जी इंटू पाई रो और आर का फॉर्मूला था या नहीं था? कैपिटल आर। अर्थ की डेंसिटी कोई फर्क पड़ी है क्या? पॉइंट सिर्फ नीचे चला गया है, ऊपर चला गया है, अर्थ की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस पॉइंट पे, ये यहां पे भी आर जो था वो कहां से था? सेंटर से दूरी थी। कहां से? सेंटर से। तो अगर मैं जी डैश लिखूं तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा? 4/3 जी रो पाई। अब यहां पे इस डिस्टेंस को क्या लिख दूंगा? आर माइनस डी। क्या लिख दूंगा? आर माइनस डी। अगेन यहां से आर अगर कॉमन ले लू मैं तो मुझे क्या दिख रहा है? जी पाई रो, आर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया? 1 माइनस डी बाई आर। और इसकी वैल्यू अभी मैंने देखी किसके बराबर है? जी ऑन अर्थ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर। सिंपल। यहां पे भी हम लोग नोट पॉइंट में लिख लेंगे डी कहां से है? नहीं नहीं नहीं, डी कहां से है? फोटो देखो, डी कहां से है? सरफेस से। उस फॉर्मूले में भी एच कहां से था? सरफेस से। इस फॉर्मूले में भी डी कहां से है? सरफेस से। इस फॉर्मूले में कहीं मैंने अजम्पशन लगाया है क्या? नहीं। जैसे पुराने वाले फॉर्मूले में 2h बाई जो r था उस फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेशन था, बट इस फॉर्मूले में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? हमेशा ही वैलिड होगा। किसी भी डेप्थ पे ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड। में कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया है। वैलिड एवरीवेयर बिलो द अर्थ। हाँ, नहीं हुआ क्या कि तुम लोगों का तीसरा क्लास भी मैं ही लूंगा, बीच में ब्रेक दूंगा, पूरा नहीं लूंगा। तुम लोगों को तो पता ही पूरा क्लास में नहीं लेता हूं, तो आधा क्लास हो जाएगा तुम्हारा। तो भाई इसे पूरा पढ़ना पड़ता 8 बजे तक। हम लोग 8 बजे तक नहीं पढ़ेंगे, 7:15, 7:30, 7:15, जब तुम लोग का मन भर जाएगा छोड़ दिया जाएगा। ठीक। अब वो लोग अभी सर अभी हो गया, अब तो मन अभी भर गया। चलो देखो देखो, बातें नहीं। जीडेस लिख लो। अरे देखो इधर जीडेस। अरे एक सेकंड, अब शांत हो जाओ, हो गया, बात खत्म, डिस्कशन खत्म। जीडेस G1/D/R हमेशा वैलिड होगा। तो यहां पे भी हम लोग नोट पॉइंट लिखेंगे क्या कि हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 से हम लोग कुछ
सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैल्यू बढ़ेगी या छोटी होगी? तो नीचे आएंगे तो भी जी की वैल्यू छोटी होती है, ऊपर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू, मैक्सिमम जी कहां पे होता है? सरफेस पे। तो ये भी नोट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि एज वी मूव बिलो द अर्थ सरफेस, एज वी मूव बिलो द अर्थ सरफेस, as we move below the earth's surface, as we move below the earth's surface, as we move below the earth's surface, the value of gravitational field will decrease. As we move below the earth's surface, the value of gravitational field will decrease. सेंटर पे कितना हो जाएगा? सेंटर पे कितना हो जाएगा? तो सेंटर पे जाऊंगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर, आर बाई आर कितना हो जाएगा? 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो सेंटर पे 0 होता है, ये भी लिख लेंगे कि ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑन सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑन सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑन सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो कि द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम ऑन surface of the earth. The value of g will be maximum on surface of the earth. तो मान लो मैंने एक सवाल पूछा, लिखो कि what will be acceleration due to gravity, what will be acceleration due to gravity, what will be acceleration due to gravity, what will be acceleration due to gravity at a distance of, what will be acceleration due to gravity at a distance of, at a distance of, at a distance of 1/4 of, at a distance of 1/4 of radius of earth. What will be acceleration due to gravity at a distance of 1/4 of radius of earth from center? What will be acceleration due to gravity at a distance of 1/4 of radius of earth from center? कितना आ गया? ठीक है, तो पहली बात तो मुझे ये समझना है कि हमें इनसाइड का फॉर्मूला लगाना है या आउटसाइड का फॉर्मूला लगाना है। तो कहाँ का फॉर्मूला लगाना है तुम्हें? क्योंकि ये अगर अर्थ सरफेस है तो यहां से r/4 कहां पे होगा? अंदर ही होगा ना, वो r से छोटा है। तो ये डिस्टेंस दी गई है r/4, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाने मन कर रहा है तो मैं डायरेक्टली r/4 लिखूंगा क्या यहाँ पे? नहीं, क्या लिखूंगा मैं? d लिखना है। तो d कहां से लेना होता है? यहां से लेना होता है। तो r माइनस r/4 करूंगा तो कितना बच जाएगा? 3r/4। बचेगा नहीं बचेगा? तो 3r/4 बन गया। तो अब इसको यहां पुट कर दिया मैंने, तो g' = g 1 - 3r/4 बाई r, r से r कट गया तो 1 - 3/4 कितना होता है? g/4। क्लियर है या नहीं? एक और करके बताओ। ये समझ में आ गया ना? सिंपल फॉर्मूला, सरफेस से देखना है।
एक और मैंने लिखा है कि फाइंड द हाइट फ्रॉम सरफेस, फाइंड द हाइट फ्रॉम सरफेस, फाइंड द हाइट फ्रॉम सरफेस वेयर, find the height from surface where, find the height from surface where acceleration due to gravity, where acceleration due to gravity is same, where acceleration due to gravity is same, where acceleration due to gravity is same at a distance, which is at a distance of 2 by 3, which is at a distance of 2 by 3 times radius of earth from center, 2 by 3 times radius of earth from center, 2 by 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम सेंटर। सवाल समझ में नहीं है कि मैंने क्या देखा कि जी मैक्सिमम है सरफेस पे, ऊपर जाएंगे तो भी कम होगा, नीचे आएंगे तो भी कम होगा। तो ये बोल रहा है कि नीचे में जहां पे ये वैल्यू दी गई है वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऊपर में वही ग्रेविटी कितने हाइट पे होगी ये तुम्हें निकालना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो पहले इनसाइड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आउटसाइड का। दोनों फॉर्मूले यहां पे तुम्हें यूज करने हैं। कितना आ गया? r/6। देखते हैं। तुमने 2h का फॉर्मूला लगा दिया, 2h/r, जो कि नहीं लगा सकते ना। मैंने क्या बोला कि 2h/r का फॉर्मूला कभी समझो कि लगाना ही नहीं है। वैसे ही मैंने क्या बोला, ऐसे टाइम पास से मैंने दिया है। जब तक सवाल में लिखा ना रहे हाइट इज स्मॉल, जो कि मोस्टली नहीं लिखा रहता है, तो उसको नहीं लगाना है। ठीक, पहले तो मुझे ग्रेविटी निकाल के बता दो जो 2/3r पे होगी। 2r/3 पे जो ग्रेविटी होगी वो निकाल लो। तो कितने हाइट पे मैंने दिया है? 2r/3। कहां से? सेंटर से। कहां से? सेंटर से 2r/3 पे दिया है मैंने। तो ये डिस्टेंस है कितनी? 2r/3। यहां पे पहले मैंने क्या बोला कि यहां पे जो g की वैल्यू है वो यहां पे कितने हाइट पे होगी ये मुझे निकालना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सवाल ये था कि इस पॉइंट पे जो g की वैल्यू है वो ऊपर में कितने हाइट पे होगी ये मुझे निकालना है। तो पहले इस पॉइंट पे g कितना होगा वो तो निकाल ही सकते हैं ना हम लोग। अरे निकाल सकते नहीं निकाल सकते? तो वो निकाल लो पहले, वो निकाल लो पहले। तो वो कितना आ गया? तो वो निकालने के लिए मैंने ये वाला हाइट देख लिया। ये हाइट कितना है? r/3। फिर मैंने इनसाइड का फॉर्मूला लगा दिया, g डैश इज इक्वल्स टू g1 माइनस r/3 टाइम्स r। तो ये घट गया, तो g डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई? g1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। अब समझो कि अपना सवाल वो वाला है जो मैंने अभी जस्ट करा था ना, कि कितने हाइट पे g की वैल्यू हाफ हो गई। यहां पे मैंने क्या पूछा है, कितने हाइट पे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2g/3। वो सवाल आ गया। तो अभी जस्ट मैंने जैसे करा था वैसे कर लो। कैसे किया था हमने कि इसको किसके बराबर इक्वेट किया था? हमने किसके बराबर इक्वेट किया था कि g/1 + h/r का
होल स्क्वायर, इसके बराबर इक्वेट किया था हमने। फिर जी से जी को कट किया था, फिर इसको ऐसा उल्टा करके लिख दिया था क्या कि 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये ऊपर भेज दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3/2। फिर दोनों साइड हमने क्या किया था, रूट ले लिया था, तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर का रूट ले लिया तो ये कितना बच गया √3/2। तो सेम बन गया, ये क्या आ गया, सेम आ गया मेरा कितना कि h बाई आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी √3/2 - 1, और ये r इधर भेज देंगे तो h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। बोलो, किसी को नहीं आया तो बताओ, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। दो ही फॉर्मूले हैं जो मुझे याद रखने हैं। इनसाइड में तो वही फॉर्मूला याद करना है क्योंकि वो तो हमें हमेशा लगेगा कितने भी हाइट दी गई हो। आउटसाइड में ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्लियर है ये, क्लियर है या नहीं। एक फाइनल सवाल करते हैं, इस बार सभी लोग सही सही बना लेंगे। अभी दे दें, मेरा क्लास तो कम से कम खत्म होगा उसी समय पे ना यार। देखो सवाल क्या है, लिखो, इसी का उल्टा पूछ देते हैं हम लोग कि 3r की हाइट पे जो g होगा वो डाउन साइड में कितने हाइट डेप्थ पे होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया कि 3r सरफेस से हाइट पे जो g की वैल्यू होगी वो सरफेस से कितना बिलो आने पे g की वैल्यू होगी, ये मुझे निकालना है। तो इंग्लिश में लिख लेते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मान लो दे दिया मैंने कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ where acceleration due to gravity find the distance from center of the earth where acceleration due to gravity is same as height of, same as it is at a height of, same as it is at a height of, same as it is at a height of thrice of radius of earth from the surface, same as it is at a height of thrice of radius of earth, thrice of radius of earth from surface, thrice of radius of earth from surface। ठीक है, मतलब मैंने क्या पूछा है कि ये सरफेस है, यहां से 3r की डिस्टेंस पे जो यहां पे g की वैल्यू होगी वो यहां पे कितने डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये निकालना, जल्दी जल्दी निकाल के बताओ, सभी लोग कर लो। देखो ये तीसरा चौथा पांचवा सवाल है अपना, 2 सवाल उसमें किए थे, 2 सवाल इसमें किए थे, पांचवा सवाल है, 2 ही फॉर्मूले बताए मैंने, उसी 2 फॉर्मूले को लगाना है। सभी लोग ट्राई करो, आराम से बनाओ। आ गया, कितना आ गया 15r/16r/16, 2 ऑप्शन आ गए मेरे पास। एक कौन सा आ गया 15r/16, दूसरा आ गया r/16, और किसी को कुछ आ रहा है क्या r बाई हाँ, दोनों ऑप्शन के अलावा भी कुछ आ रहा है क्या। ठीक है, चलो देखते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा कि उतने हाइट पे जी की वैल्यू कितनी होगी, तो हाइट वाला फॉर्मूला लगाना है मुझे। तो हाइट वाला फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 प्लस एच के बदले कितना लिख देंगे 3r बाई आर का होल स्क्वायर, ये और ये कट गए तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई g बाई 4, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो इसके बाद मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है बिलो वाला, तो बिलो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिख देंगे g1 माइनस डी बाई आर, तो यहां g के बदले क्या लिख दिया मैंने g बाई 16, g से g कट गया तो d बाई आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 माइनस 1 बाई 16, दैट इज 15r बाई 16, मतलब 15 बाई 16 और r को इधर भेज दिया तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई 15r बाई 16। बट ये d कहां से है सरफेस है, सवाल ने मैंने क्या पूछा है सेंटर से कितनी दूरी होगी, तो सेंटर से निकालना होगा तो r से माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा r बाई 16, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, सिंपल सी चीज, यही दो ही फॉर्मूले हैं, इसी टाइप के दोनों सवाल आएंगे, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं आएगा। क्लियर, ये सभी का आ गया। आगे बढ़े हम लोग, अरे आगे बढ़े क्या अब तीसरा हम लोग वेरिएशन देखते हैं। तो तीसरा वेरिएशन हम लोग देखते हैं विथ लैटिट्यूड या फिर विथ रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के घूमने के कारण जी पे क्या फर्क पड़ता है और अलग अलग लैटिट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है। तो लिखेंगे हम लोग वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विथ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विथ लैटिट्यूड और रोटेशन विथ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड और रोटेशन ऑफ अर्थ वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड और रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, इसका मतलब क्या कि मेरे पास मान लो ये अर्थ है ऐसी, ये मान लिया मैंने को, ये ऐसे गोल गोल घूम रही है ओमेगा से, कैसे गोल गोल घूम रही है ओमेगा से गोल गोल घूम रही है, तो मुझे यहां से किसी भी एंगल थीटा पे, अगर यहां से मैं कोई भी एंगल थीटा बोलूं तो यहां इस पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या होगी ये मुझे निकालना है ये सरफेस पे ही है, ये सरफेस पे ही, पर सरफेस पे भी अलग अलग जगह पे है कि इक्वेटर पे कितना होगा, पोल पे कितना होगा, किसी एंगल थीटा पे हो तो कितना होगा, थीटा अपना लैटिट्यूड है, कोई भी एंगल है तो इस थीटा पे जी की वैल्यू कितनी होगी जब ये अर्थ कैसे घूम रही है ओमेगा से, कैसे घूम रही है ओमेगा से, तो इस थीटा पे जी की वैल्यू कितनी होगी। ट्राई करो एक बार देखो, सेम ही चीज है, एफबीडी बनाएंगे, रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मतलब सर्कुलर मोशन का। बातें नहीं करो, इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, चलो मैं तुमको दिखाता हूं, थोड़ा बहुत हिंट देता हूं मैं। तुम्हें करना क्या है, सिंपली नेट फोर्स जो होता है कितना m इंटू ए, तो ए निकालना है, ए ही तो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरे ए ही तो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है,
तो तुम्हें नेट फोर्स लिखना है और नेट फोर्स को किसके बराबर करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। फोर्स बाई एम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो तुम एफबीडी बना लो। तो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मतलब यहां पे कोई एक ऐसे सर्कल बनी होगी। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा? अरे बोलो। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका सेंटर किधर है? इस सर्कुलर मोशन का सेंटर किधर है? ये है। मैंने मान लिया ये उसका क्या है? रेडियस। क्या है उसका? रेडियस। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तुम लोग को? अरे बोलो ना, आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला कि ये पार्टिकल जो है अर्थ गोल गोल घूम रही है। अर्थ गोल गोल घूम रही है, इसका मतलब ये पूरा चीज ऐसे गोल 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 स्पिन कर रहा है। ध्यान से समझो। मान लो यहां पे कोई पॉइंट चिपका हुआ है, एक स्फीयर एज्यूम करो, वो गोल गोल ऐसा घूम रहा है। ये पॉइंट यहां ऐसा चिपका हुआ है, तो तुम इसको भी देखोगे ना, ये ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ये वाला पार्टिकल यहां गोल गोल घूम रहा होता, ये वाला पार्टिकल चिपका देखने तो ये किधर घूमता? इस पॉइंट पे ऐसा गोल गोल घूमता, ये वाला यहां पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता। हर पॉइंट तो गोल गोल घूमेगा, नहीं घूमेगा? रोटेशन मतलब यही तो होता था। रोटेशन मतलब हमने क्या बोले थे हम लोग? रोटेशन में क्या होता था? एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। यही तो सेम चीज है कि ये मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अरे कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इस पार्टिकल का सेंटर जो होगा वो यहां पे होगा और ये उसका रेडियस होगा या नहीं होगा? तो पहले मुझे ये रेडियस की वैल्यू बताओ, ये रेडियस की वैल्यू किसके बराबर होती? ये आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ये तो सेम चीज तुमको दिख रही है कि ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये आर था, तो आर का ये वाला कंपोनेंट, तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? आर कॉस थीटा। ये होगी या नहीं होगी, मुझे इतना बताओ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। ठीक, आर कॉस थीटा। क्लियर? आगे बढ़े। अब इसका मैं बताऊं mg किधर लगेगा? mg क्या इधर लग जाएगा क्या? इस पॉइंट पे अगर मैं mg देखूं तो क्या ये mg इधर लगेगा, नहीं लगेगा? mg तो नीचे लगता था ना? mg तो हमेशा हमने क्या पढ़ा था? नीचे लगता था। तो जो हमने पहले पढ़ा था ना, mg नीचे लगता है क्योंकि हमारा सेंटर जो है वो नीचे है। कोई पार्टिकल उसका सेंटर कैसा है? नीचे। इसके हिसाब से तो तुम्हारे हिसाब से कोई इंसान यहां खड़ा रहता है, इस पे mg नीचे लग जाता है, नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिर जाता है क्या? वो नहीं। तो ये अब अपने नॉलेज में हम थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे कि जो mg होता है वो नीचे नहीं लगता है। mg कहां होता है कि ये mg वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? इट इज अ सेंट्रल फोर्स। मैंने क्या पहले ही बोला था? तो यहां पे अगर कोई पार्टिकल है तो इसका सेंटर और इसका सेंटर के मिलाने में लाइन कौन सी है? ये है या नहीं है? तो कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसा नीचे नहीं बनाएंगे। कहां बनाएंगे? सेंटर की तरफ बनाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कि ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहो तो नोट पॉइंट में लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी हमारे लिए जो भी पहले हमने पढ़ा था उसमें अर्थ का सेंटर कोई मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि जहां भी हम लोग खड़े हो जाएंगे नीचे ही आएगा ना अर्थ का सेंटर। ऐसे थोड़ी हम लोग किनारे पहुंच जाएंगे, फ्लैट सरफेस थोड़ी है। गोल है तो कहीं भी जाएंगे तो नीचे बनाएंगे तो सेंटर आ जाता था। ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट अलोंग सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट अलोंग सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, बात समझ में आ गई? तो अब यहां पे अगर मैं देखूं तो mg की वैल्यू किधर लग रही है? mg लग रहा था मेरा इस साइड। mg किधर लग रहा था? इस साइड। बात समझ में ये नहीं आई? mg किधर लग रहा था? इस साइड। अरे अभी बोलो ना यार। ठीक, और अगर मैं बात करूं
इसी के फ्रेम में देख रहा हूं, मतलब ये मैं यहीं पे खड़ा हूं, तो अब मैं यहीं पे खड़ा हूं तो मतलब मैं एक्चुअल में देखा जाए तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं? मैं भी गोल गोल घूम रहा हूं, तो मैं भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं क्योंकि मेरा भी क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसके फ्रेम से अगर मैं देखूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सेंट्री एम ए जो लगता है ना, कोई भी पार्टिकल गोल गोल घूमता था तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता था, कौन सा, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही जब सूडो फोर्स की तरफ हम लोग लिखते हैं ना तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस ऐसे ही, कोई काम का नहीं है, बस मैं इतना ही बता रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता था, अंदर की तरफ। पर हम लोग जैसे मान लो कोई चीज ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल हम लोग कोई चीज घुमाते हैं, तो मान लो कोई पार्टिकल, जैसे मान लो मैंने एक रस्सी ली, रस्सी में मैंने कोई एक धागे से कोई मास को पकड़ लिया और वो मान लो पूरी तरह से फिक्स नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है। मैं उसको घुमाऊंगा तो वो जो गोला है वो हमारी तरफ आता है या दूर फेंका जाता है, एंड तक पहुंच जाता है ना वो, अरे पहुंचता या नहीं पहुंचता, अरे फील क्या होगा ना, कोई भी चीज हम लोग घुमाते हैं तो जैसे मान लो मैं मोती ले ली, मैंने मोती के वाला कोई माला ले लिया और ऐसे गोल गोल घुमाया था, ऐसे थोड़े मोती हमारे पास आ जाता है, वो किधर जाता है, वो रस्सी के एंड तक पहुंच जाता है। क्योंकि क्योंकि हमारे नजर से वो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अंदर की तरफ नहीं लगता, किधर लगता है, बाहर की तरफ। तो हम लोग अपने ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, जो भी चीज देख रहे हैं। तो यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता वो किधर लगता, सेंटर से बाहर। तो सेंटर से बाहर इधर लग गया। फॉर्मूला क्या होता है उसका, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। कौन सा आर, रेडियस ऑफ अर्थ है, जिस सर्कल में घूमता है वो वाला अर्थ, जिस सर्कल में घूमता है वो वाला रेडियस। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर में लिख दे, क्योंकि ओमेगा के टर्म्स में मुझे फॉर्मूला भी लिखना था। तो इस पे दो फोर्स लगे, एक कौन सा लगा, एम जी, और एक कौन सा लगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे क्लियर है या नहीं? नेट फोर्स मुझे देखना है किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो किधर होगी, वो भी तो सेंटर की तरफ ही होगी ना। तो मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नेट एक्सेलरेशन तो इधर है ना, नहीं दिख रहा है ये वाला, कौन सा कलर ले ले बताओ, रेड तो और भी नहीं दिखता, ग्रीन तो बना दिया है मैंने, पिंक, ठीक, ये इधर आ गया ए। तो इसके लाइन में मुझे फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, कौन से फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला लाइन। तो इस फोर्स को अगर मैं तोड़ूं, ये कौन सा कलर आ गया यार, इस फोर्स को अगर मैं तोड़ूं तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी कितना था, तो इधर वाला कंपोनेंट ये थीटा से लगा हुआ है, तो कॉस होगा या साइन होगा, कॉस होगा। तो इधर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर का कॉस थीटा आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो एक ही लाइन में कौन सा फोर्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, एम जी, ये कैसा है, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और इसी को क्या लिख दूंगा, एम इंटू ए, और यही ए मेरा क्या है, जी डैश, ए मेरा क्या है, जी डैश। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, एम को मैंने काट दिया हर जगह से, तो जी डैश का फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और आर किसके बराबर था, आर कॉस थीटा के बराबर था। तो यहां पे इसको मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा। तो अपना जी डैश का फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और कॉस थीटा मिला क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बस मैं ध्यान रखूंगा, कुछ ये याद हो या ना हो, फॉर्मूला तो मुझे याद रखना ही है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए को ही मैंने क्या बोल दिया था, जी डैश।
जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डायग्राम मैंने क्या किया है कि ये एक अर्थ सरफेस था, किसी भी लैटिट्यूड पे निकालना। लैटिट्यूड कहाँ से हम लोग मेजर करते हैं? इक्वेटर से, ये वाली लाइन से, ये वाली लाइन से थीटा एंगल पे। तो ये एक पॉइंट था, यहां मुझे जी की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने फोर्स लिखा। एक फोर्स लिखा मैंने mg का, जो पहले लग रहा था। दूसरा फोर्स लिखा मैंने जो घूमने के कारण आया। किसके कारण आया? घूमने के कारण आया, तो वो mr ओमेगा स्क्वायर आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर मुझे नेट फोर्स निकालना था इस लाइन के अलोंग, तो mg तो इसी लाइन के अलोंग है, तो कुछ नहीं करना पड़ा, ये का कंपोनेंट लेना पड़ा। और नेट फोर्स लिखा मैंने, तो जो लाइन के अलोंग होते हैं वो पॉजिटिव में लिखते हैं, जो उसके अपोजिट होते हैं उसको माइनस में लिखते हैं, के बराबर एम ए किया। और ए ही मेरा क्या है? एक्सेलरेशन, जो नया वाला है। तो इसी ए को मैंने क्या लिख दिया? जी डैश। फिर ये वैल्यू आ गई। तो अगर मैं बोलूं कि इक्वेटर पे कितना हो जाएगा जी का फॉर्मूला, तो इक्वेटर में एंगल कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? इक्वेटर कौन सा पॉइंट होता है? तो इक्वेटर होता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो थीटा के बदले 0 पुट किया मैंने, तो वैल्यू किसके बराबर आ गई? तो जी एट इक्वेटर अगर मैं लिखूं तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या आ गया? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं पोल के बारे में बात करूं तो पोल कहां पे आता है? पोल यहां पे आता है। तो यहां पे देखा जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो उस समय वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू कितनी बच जाएगी? जी। तो सबसे मैक्सिमम अगर बात की जाए कि जी की वैल्यू कहां पे होती है? पोल पे। मैक्सिमम जी कहां होता है? ऐसे भी मुझे दिख रहा था कि हमारा अर्थ सरफेस पूरा गोल नहीं है, वो थोड़ा सा चपटा है, और अपना फॉर्मूला क्या होता था? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो सबसे कम दूरी कहां पे होती? पोल पे, क्योंकि अपना अर्थ अगर देखा जाए तो थोड़ा ऐसा है ना कुछ, अरे है या नहीं है? इतना ऐसा गोल चपटा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसा चपटा है ना यार। तो ये दूरी और ये दूरी कंपेयर की जाए तो कौन सी दूरी कम होती है? यहां से चपटा है थोड़ा सा, तो ये दूरी कैसी होती है? कम होती है। तो दूरी कम होगी तो जी की वैल्यू वैसे भी कैसी होती? ज्यादा। और इस फॉर्मूले से भी मुझे दिख रहा है कि गोल नहीं है, वो थोड़ा सा चपटा है, नारंगी जैसा बोलते हैं उसको। नारंगी ऊपर से थोड़ी सी चपटी होती है, नहीं होती? तो ये बात हम लोग लिख देंगे कि मैक्सिमम जी आता है वो कहां आता है? पोल पे। ये बात लिख लेंगे कि ऑन द सरफेस पे भी मैक्सिमम जी वैल्यू विल बी एट पोल, कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, value of acceleration due to gravity is maximum on pole and minimum on equator. Value of acceleration due to gravity will be maximum. Value of acceleration due to gravity will be maximum. Value of acceleration due to gravity is maximum at pole and minimum at equator. मैक्सिमम होती है पोल पे, मिनिमम होती है इक्वेटर पे। अब एक ऐसा ही नोट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि अगर अर्थ गोल गोल घूमना बंद कर देती है, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा कि पहले यहां पे ओमेगा की वैल्यू है, तो कुछ ना कुछ ये वैल्यू घटा रही है जी से, तो ओवरऑल वैल्यू जी से थोड़ी सी कैसी आ रही है? कम। अगर ये ओमेगा नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू हर जगह कितनी हो जाएगी? तो पहले से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले जी से थोड़ी सी कम है, बाद में जी हो जाएगा, तो हर जगह वैल्यू बढ़ जाएगी, सिवाय कहां के? पोल के, क्योंकि पोल पे तो पहले से ही जी है, तो बढ़ेगी थोड़ी वहां पे। हर जगह वैल्यू जी हो जाएगी, मतलब हर जगह वैल्यू बढ़ जाएगी अदर देन पोल, क्योंकि वहां पे तो पहले से ही मैक्सिमम है। तो ये बात भी हम लोग लिख लेंगे कि if earth stops
if earth stops revolving around its axis, if earth stops revolving around its axis, if earth stops revolving around its axis, then the value of gravitational field, then the value of gravitational field, then the value of gravitational field everywhere, then the value of gravitational field everywhere will increase, everywhere will increase other than pole. The value of gravitational field will increase everywhere other than pole. पोल के अलावा हर जगह वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, बात समझ में नहीं आ रही है? अब मान लो मैंने सवाल ऐसा पूछा, इस पे अगर मुझे सवाल पूछना हो तो किस तरह का सवाल आएंगे इस फॉर्मूले पे. तो मान लो मैंने ऐसा सवाल पूछा तुमसे, लिखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, find the value of angular velocity, find the value of angular velocity, find the value of angular velocity such that we feel weightlessness, such that we feel weightlessness, such that we feel weightlessness on equator, such that we feel weightlessness on इक्वेटर. वेटलेसनेस मतलब जी की वैल्यू कितनी, जीरो, क्योंकि वेट हमेशा क्या होता है, एम इंटू जी. तो वेट जीरो करना मतलब किसकी वैल्यू जीरो हो जाना, जी की वैल्यू जीरो हो जाना. तो उसके लिए ओमेगा कितना होगा, निकाल के बताओ. आ गया? आगे क्या, कितना आ गया, सिंपल. तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी थी, इतनी, और मैंने क्या बोला, ये जीरो हो जाए, मतलब जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो. तो जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आर ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जी बाई आर. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, रूट अंडर जी बाई आर. समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बहुत सिंपल सी चीज. एक और सवाल करके बताओ. ऐसा लिखा कि इफ वी फील वेटलेसनेस, if we feel weightlessness, if we feel weightlessness at a latitude of 45 degree, if we feel weightlessness, if we feel weightlessness at a latitude of 45 degree, then what will be acceleration due to gravity? If we feel weightlessness at a latitude of 45 degree, then what will be acceleration due to gravity at equator? Then what will be acceleration due to gravity at equator?
कितना गया? g/2। देखते हैं। आ गया? माइनस जी, कुछ भी आ सकता है, रैंडम वैल्यू है, कुछ भी, मुझे नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो मुझे क्या पता है कि अगर मैं 45 डिग्री पे देखूं तो जी डैश की वैल्यू कितनी दी गई है? 0। तो मतलब g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? 0। ये हमने देखा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब g इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अरे होगा या नहीं होगा? ये तो समझ में आ गया। अब मुझे क्या पता है? मुझे क्या पता है कि मुझे g ऑन इक्वेटर निकालना है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? यहां से आ गई आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से 2g के बराबर। तो यहां पुट कर दिया तो वहां पे वैल्यू किसके बराबर आ गई? -g के बराबर। अरे है या नहीं है? मुझे फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अरे बोलो। ठीक, रुको ना 5 मिनट और। एक ग्राफ हम लोग नहीं बनाए हैं। ठीक ठीक ठीक, बना लो। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ का ग्राफ एक देख लेते हैं हम लोग। वो ग्राफ भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया क्या? ठीक, तो एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं किसका? जी डैश विथ आर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मुझे ये तो पता है कि जब ये आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी तो वैल्यू किसके बराबर होगी? जी के बराबर। इस समय वैल्यू जी के बराबर होगी। इससे कम डिस्टेंस पे भी वैल्यू डिक्रीज होगी, इसके ज्यादा डिस्टेंस पे भी वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो सेंटर पे कितनी होती है? 0। सेंटर से जब हम लोग सरफेस की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? तो उस समय जी का अगर मैं फॉर्मूला देखता था तो जी का फॉर्मूला, जीडीएस का फॉर्मूला क्या था? g1 माइनस डी बाई आर। ये था अपना फॉर्मूला। अरे है या नहीं है? यही था ना अपना फॉर्मूला। तो ये यहां जो डिस्टेंस है वो कहां से है? सरफेस। अगर मुझे सेंटर से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला इसी को बना देना है तो मैं क्या कर सकता हूं? डी को मैं क्या लिख सकता हूं? डी को मैं आर माइनस आर लिख सकता हूं। 1 माइनस आर बाई आर लिख देता मैं। अरे है या नहीं है? अरे बोलो। तो ये अपना जी डैश का फॉर्मूला कैसा बनता? जी, अरे बोलो, एलसीएम लिया मैंने तो आर से आर कट गया तो क्या वैल्यू आ गई?
तो ऊपर आ गया आर माइनस प्लस आर बाई आर, ये आर और आर कट गया तो जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जी आर बाई आर। यहां पे ये आर कहां से है, सेंटर से। आर कहां से है, सेंटर से। दिस आर इज फ्रॉम सेंटर। तो अगर मैं बोलूं कि जब तक ये छोटा है, रेडियस से डिस्टेंस छोटी है, तो रेडियस से डिस्टेंस छोटी है तो जी डैश की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, आर के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ कैसा बनेगा अपना, स्ट्रेट लाइन। जीरो से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन की तरफ कहां तक जाएगा, जी तक। तो ये वैल्यू यहां से चालू हुई, यहां तक गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? स्मॉल आर का टर्म्स में अगर बात करूं तो जी डैश का फॉर्मूला कितना आ गया, जी आर बाई आर। सेंटर से चालू कर रहे हैं सरफेस तक, तो जी की वैल्यू कैसी होती है, बढ़ती है। जी की वैल्यू कैसी होती है, बढ़ती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला अपना कितना कैसा था, उसके बाद का फॉर्मूला तो जी एम बाई आर स्क्वायर था। रेडियस जब बाहर चला गया तो फॉर्मूला कैसा है, तो अब किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई आर स्क्वायर के। तो 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोला। तो वहां के बाद से अगर ग्राफ देखूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ मुझे याद रखना है, सेंटर से रेडियस तक स्ट्रेट लाइन, फिर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन एंड हाइपरबोला। ये समझ में आ गया, हो गया ना? ठीक ठीक। कितने बजे मिलते हैं हम लोग, 10 मिनट में? तो 10 मिनट का ब्रेक होता है ना? कितने मिनट का ब्रेक होता है? ठीक, चलो इसके आगे आते हैं तो हम लोग बात करते हैं।